नमस्ते एंड वेलकम टू जियो ब्रीफ बाय शॉम। इस सीरीज में हम लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक्स हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की यूनाइटेड नेशंस की स्पीच, भारत कनाडा के इंप्रूव होते संबंध, चाइना का के वीजा, अमेरिका का यूक्रेन के प्रति बदलता स्टांस इत्यादि। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, ट्रंप की कंट्रोवर्शियल यूएन स्पीच। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ट्रंप की स्पीच की हर जगह चर्चा हो रही है। रशिया से तेल खरीदना जारी रखने के लिए ट्रंप ने चाइना और भारत को जम के क्रिटिसाइज किया। दोनों देशों के ऊपर रशिया के वॉर को फंड करने का आरोप लगाया। यहां तक कि उन्होंने नेटो को भी नहीं बख्शा। चूंकि नेटो देशों ने अभी भी रशिया से एनर्जी लेना बंद नहीं किया है, तो ट्रंप ने इस बात पर नेटो देशों को जमकर लताड़ा। कहा कि तुम लोग रशिया से एनर्जी खरीद कर खुद के अगेंस्ट ही वॉर को फंड कर रहे हो। अगर यह काफी नहीं था तो फिर ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में खड़े होकर यूनाइटेड नेशंस को ही क्रिटिसाइज किया। यूएन की रेलेवेंस और इफेक्टिवनेस के ऊपर सवाल उठाया। यूएन के ऊपर इलीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। साथ ही अपने एंटी इमिग्रेशन स्टांस को जोर शोर से प्रमोट किया। यह तो हम जानते ही हैं कि ट्रंप स्पीच दें और खुद की तारीफ न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यह तो होना ही था। अमेरिका जैसा कोई नहीं। सब फिर से अमेरिका का सम्मान करने लगे हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन कम कर दिया, देश को पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इत्यादि। कई फैक्चुअली इनकरेक्ट क्लेम से भरी हुई ट्रंप की स्पीच में पॉसिबली सबसे खतरनाक स्टेटमेंट था कि क्लाइमेट चेंज वगैरह सब अफवाह है और हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर ट्रंप की हर एक स्पीच की तरह यूएन वाली स्पीच भी एग्जैजरेशंस, मिसलीडिंग और फैक्चुअली इनकरेक्ट क्लेम से लोडेड थी। और हर बार की तरह इसमें भी नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, हिपोक्रेसी और सेल्फ प्रेज भारी मात्रा में मौजूद थे। नेक्स्ट हम चाइना के वीजा की बात करेंगे। ट्रंप ने जैसे ही H-1B वीजा को पाना और कठिन बनाया, चाइना ने तुरंत मौके का फायदा उठाकर के वीजा लॉन्च कर दिया। एक और जहां H-1B वीजा की फीस बढ़ने से अमेरिका में अब फॉरेन वर्कर्स का आना कम हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर चाइना द्वारा लाए गए के वीजा के जरिए उनके लिए चाइना के दरवाजे खुल जाएंगे। एक और अमेरिका ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, वहीं दूसरी ओर ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करके चाइना ने अपने इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट करने का प्लान बना लिया। यंग फॉरेन इनोवेटर्स जिनके पास स्टेम फील्ड्स में बैचलर्स या उससे हायर डिग्री है, उनके लिए चाइना ने के वीजा रोल आउट किया है। के वीजा स्टैंडर्ड चाइनीज वीजा से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका वैलिडिटी पीरियड ज्यादा लंबा है, स्कोप काफी ब्रॉड है, यह मल्टीपल एंट्रीज को अलाउ करता है। H-1B वीजा की तरह इसमें लोकल कंपनी की स्पॉन्सरशिप की कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर को सिंपल बनाया गया है और तमाम पर्क्स ऐड किए गए हैं। कुल मिलाकर पूरे प्रोसेस को इस प्रकार स्ट्रीमलाइन किया गया है जिससे चाइना अमेरिका का एक कॉम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव बने। यूरोप की जगह फॉरेन वर्कर्स चाइना को चुने। चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स रिसर्च जैसे फील्ड्स में इनोवेशन करें। यह यूएस चाइना राइवलरी में सॉफ्ट पावर प्ले का उदाहरण है। चाइना तेजी से सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम्स को बिल्ड कर रहा है, क्रिटिकल टेक में अपनी एज बना रहा है। चाइना ऑलरेडी AI पेटेंट्स और EV प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर है और अब के वीजा चाइना को उसके टेक सुप्रीमेसी के गोल के और नजदीक ले जाएगा। अमेरिका में फॉरेन वर्कर्स के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं और चाइना में खुली बाहों से उनका स्वागत किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा ग्लोबल टैलेंट को रिपेल करने के गलत निर्णय और चाइना द्वारा चुंबक की तरह उन्हें अट्रैक्ट करने के क्लेवर प्लान ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सुपर पावर रेस में चाइना को बढ़त दिला दी है। ऐसा ही चलता रहा तो ये अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में ग्लोबल सुपर पावर की रेस में कहीं अमेरिका सेकंड न हो जाए। नेक्स्ट इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी अपडेट है। रिसेंटली पैलेस्टीन को मान्यता देने वाले देशों की झड़ी सी लग गई है। एक के बाद एक देश पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते जा रहे हैं और 2 स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, बेल्जियम और पोर्चुगल जैसे देश पैलेस्टीन को मान्यता दे चुके हैं। अब इस सूची में लेटेस्ट एंट्री है फ्रांस। चूंकि पीस टॉक्स आगे नहीं बढ़ रही हैं और गाजा में इजराइल के एक्शंस के कारण दुनिया भर के देशों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के प्रति ग्लोबल सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। इस समय 150 से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करती हैं। बहुत से वेस्टर्न देशों का पेशेंस खत्म होता जा रहा है और यही कारण है कि हम यूरोपियन पॉलिसी में शिफ्ट देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस यूके, जर्मनी, स्पेन, इटली जैसे देशों ने इजराइल को हथियार देने पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए और G7 का मेंबर होने के बावजूद यूएस के विरुद्ध जाकर कनाडा, यूके और फ्रांस ने पैलेस्टीन स्टेटहुड को ऑफिशियली मान्यता दी। यूरोपियन देशों की पॉलिसी में आए इस शिफ्ट से इजराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ा है। खुद को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के प्रयासों को इजराइल ने हेविली क्रिटिसाइज किया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को बनने नहीं देंगे। गाजा में मिलिट्री एक्शन नहीं रुकेगा
और इजराइल वेस्ट बैंक में अपने सेटलमेंट्स को एक्सपैंड करने के प्लान के साथ आगे बढ़ेगा। चूंकि इजराइल को अमेरिका की तरफ से पूरा समर्थन प्राप्त है, इसलिए यूएन में पैलेस्टीन की मेंबरशिप के प्रयासों को अमेरिका वीटो कर देगा और यूरोपियन देशों के वर्बल सपोर्ट के बावजूद ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी। आगे ट्रंप के जबरदस्त फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे। अपने पूर्व स्टांस से पलटते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वेस्टर्न सपोर्ट से यूक्रेन जीत सकता है। उनके अनुसार रशिया बस एक कागजी शेर है जो 3.5 साल से घिसट रहा है। कोई असली मिलिट्री पावर होती तो हफ्ते भर में खेल खत्म कर देती। ट्रंप के मुताबिक यूक्रेन बिल्कुल रशिया से जीत सकता है और रशिया के द्वारा कब्जाई गई अपनी पूरी टेरिटरी को वापस ले सकता है। इवन अगर वो दम मारे तो नेटो के सपोर्ट से रशिया की टेरिटरी भी ले सकता है। यह यूक्रेन के प्रति ट्रंप के बदलते रुख को दर्शाता है। यूक्रेन के लिए यूएस का रिन्यूड कमिटमेंट ट्रंप का लेटेस्ट फ्लिप फ्लॉप है। अभी वो नेटो को हथियार देने की बात कर रहे हैं, रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि थोड़े टाइम पहले ही वो यूक्रेन के ऊपर रशिया को कंसेशंस देने का दबाव बना रहे थे। यूक्रेन को रशिया द्वारा कब्जाई गई अपनी टेरिटरी को वापस लेने का सपना छोड़ने के लिए कह रहे थे। याद है आपको जब ट्रंप बार बार यूक्रेन को ये कहकर ट्रोल करते थे कि कौन अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े देश के साथ जंग करता है। किसी टाइम पे इस युद्ध को यूक्रेन की मिस कैलकुलेशन बताने वाले ट्रंप आज यूक्रेन की तारीफ कर रहे हैं। कभी यूक्रेन को रशिया की मिलिट्री माइट को याद दिलाने वाले ट्रंप आज रशिया को ट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज पुतिन के द्वारा खुद को सीरियसली न लिए जाने से ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं। इसलिए ट्रंप का स्टांस यूक्रेन डजंट हैव द कार्ड्स से यूक्रेन कैन विन में बदल चुका है। ये बहुत पहले की बात नहीं है कि ट्रंप इस कदर पुतिन के प्रति सॉफ्ट थे और उनकी तारीफ करते थे कि लोग उन्हें रशियन एसेट कहकर चिढ़ाया करते थे। बट अभी एक बार फिर ट्रंप ने पलटी मारकर यूक्रेन के प्रति अपना स्टांस सॉफ्ट कर दिया है। देखना होगा कि यह नई अप्रोच कब तक चलती है। अगला टॉपिक है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट से भारत को चिंतित क्यों नहीं होना चाहिए। रिसेंटली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है। हालांकि दोनों देशों के बीच साइन हुए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट से भारत को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत और सऊदी अरेबिया की पार्टनरशिप पिछले 1 दशक में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। सऊदी अरेबिया ने भारत को पहले से ही पाकिस्तान के साथ हो रही बातचीत को लेकर ब्रीफ किया था। यह डिफेंस पैक्ट एंटी इंडिया नहीं है, बल्कि रीजन में इजराइल की असर्टिवनेस और अमेरिका की अनरिलायबिलिटी को देखते हुए उठाया गया एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। ऐसा नहीं है कि कल को पाकिस्तान के साथ भारत की कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सऊदी अरेबिया भारत के विरुद्ध मिलिट्री एक्शन ले लेगा। इस डिफेंस पैक्ट में किसी भी प्रकार के बाइंडिंग ट्रूप डिप्लॉयमेंट या न्यूक्लियर गारंटीज की बात मेंशन नहीं है। वेग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री इजराइल के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया को सिक्योर रखने की गारंटी नहीं ले सकती। खुद पाकिस्तानी मिलिट्री को अपनी क्रेडिबिलिटी मालूम है। ये केवल पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा अपनी जनता को इंटरनल प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। पाकिस्तान के चक्कर में सऊदी अरेबिया भारत जैसे रोबस्ट पार्टनर को एलियनेट नहीं करने वाला, बल्कि अब वो इस पैक्ट का हवाला देकर पाकिस्तानी फौज का इस्तेमाल येमेन और रेड सी की कॉन्फ्लिक्ट्स में करेगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज अगर आप देखेंगे तो एक चीज नोट करेंगे कि वो आइडियोलॉजी से ज्यादा इकोनॉमी को प्रायोरिटी देते हैं और उनकी प्रैग्मेटिक अप्रोच यही कहती है कि भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इस डिफेंस पैक्ट से भारत को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे कि स्ट्रेन टाइज के बीच भारत को लेकर मार्को रूबियो ने क्या कहा। भारत के साथ हमारे संबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है। भारत अमेरिका के स्ट्रेन टाइज के बीच रूबियो की तरफ से ऐसे रिमार्क्स आना एक पॉजिटिव संकेत है। हाल फिलहाल में अमेरिका के यूनिलैटरल एक्शंस ने भारत अमेरिका के संबंधों को काफी चोट पहुंचाई है। सडनली भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स लगा देना, H-1B वीजा की फीस बढ़ा देना, पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाना, भारत को अग्रेसिवली टारगेट करना, इन सब हरकतों के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में फ्रिक्शन आ गया है। बट कहीं ना कहीं अमेरिका जानता है कि इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी रखने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। चाइना की असर्टिवनेस को काउंटर करने के लिए और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लक्ष्य को मीट करने के लिए अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर भारत से संबंध खराब करके अमेरिका का भी नुकसान होगा, जो कि आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यदि अमेरिका भारत के साथ संबंध सुधारता है तो ये दोनों देशों के लिए विन विन साबित होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट देकर थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कंस्ट्रक्टिव बातचीत भी हुई है। पब्लिकली ह्यूमिलिएटिंग टोन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बट चूंकि ट्रंप बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल और अनप्रेडिक्टेबल हैं, इसलिए इस समय यूएस का कोई भरोसा नहीं है। कब रिलेशनशिप वाइटल से वोलेटाइल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
अंत में बात करेंगे कि भारत और कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच क्या बातचीत हुई। रिसेंटली भारत और कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच एक हाई लेवल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के प्रति ट्रूडो का सॉफ्ट स्टांस इसकी मुख्य वजह थी। ट्रूडो के अंडर कनाडा तमाम डोमेस्टिक चैलेंजेस से भी जूझ रहा था। बढ़ती अनपॉपुलैरिटी के बीच ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ा और उनकी जगह उन्हीं की लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला। अब कार्नी के अंडर कनाडा की तरफ से भारत के साथ बायलैटरल संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी जब इसी वर्ष जून में कनाडा ने G7 समिट होस्ट करी थी, जिसमें G7 का मेंबर न होने के बावजूद भी भारत को भी इनवाइट करने की प्रथा को जारी रखा गया। इस मीटिंग में भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों की बातचीत हुई थी। इसमें दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स को रिस्टोर करने, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एनहांस करने और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने आपस में प्रोडक्टिव डिस्कशन किया है। भारत कनाडा को यह स्पष्ट कर चुका है कि कनाडा में खालिस्तान सिंपैथाइजर्स की एक्टिविटीज भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की सहमति बनी। ये भारत और कनाडा के रीसेट होते टाइज का संकेत है। हालांकि फुल रीसेट तभी संभव है जब कनाडा खालिस्तान सेपरेटिस्ट के प्रति अपनी असाइलम पॉलिसीज में सुधार करेगा, जब कनाडा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भारत के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाएगा, जो लोग कैनेडियन सॉइल पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लिप्त हैं उन्हें एक्स्ट्राडाइट करेगा और साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल नेटवर्क्स के ऊपर क्रैकडाउन करेगा। स्टिल ये हाई लेवल सिक्योरिटी डायलॉग भारत और कनाडा के संबंधों में एक अच्छी प्रोग्रेस है। इसी के साथ जियो ब्रीफ का ये एपिसोड समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। आपके समय के लिए धन्यवाद।